हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चाय में खुशबू किस कारण से आती है? फर्स्ट ऑप्शन है थीन, सेकेंड ऑप्शन है टैनिन, थर्ड ऑप्शन है थियोल, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो थीन होता है, जब हम लोग चाय पी लेते हैं तो चाय पीने के बाद हमारे बॉडी में कुछ ताजगी सा महसूस होने लगता है। तो वो जो बॉडी में ताजगी महसूस होता है या ताजगी आती है, वो थीन के कारण आती है। अब बात कर लेते हैं टैनिन की। तो जो चाय बनाते वक्त जब हम लोग चाय की पत्तियों को ज़्यादा कर देते हैं तो चाय में कुछ कड़वापन आने लगता है। तो चाय में जो कड़वापन आता है वो टैनिन के कारण आता है। बात करते हैं थियोल की। तो जो चाय में खुशबू आती है वो थियोल के कारण आती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। आंवले में कसैलापन किस कारण से आता है? फर्स्ट ऑप्शन है एमाइलेडिन, सेकेंड ऑप्शन है आइसोसाइनेट, थर्ड ऑप्शन है टैनिन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो एमाइलेडिन होता है, ये बादाम में जो कड़वापन आता है ये एमाइलिन के कारण आता है। बात कर लेते हैं आइसोसाइनेट की। तो जो मूली में कड़वाहट होती है वो आइसोसाइनेट के कारण होती है। बात कर लेते हैं टैनिन की। तो जो आंवले में कसैलापन होता है या कड़वाहट होता है वो टैनिन के कारण आता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कृषि जलवायु विज्ञान के जनक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कोपेन, सेकंड ऑप्शन है यले रामदास, थर्ड ऑप्शन है देवराज शिखा, फोर्थ ऑप्शन है डीएन वालिया। तो जो कृषि जलवायु के जनक हैं वो कोपेन को हम लोग बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं यले रामदास की। तो इनको इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी भी बोला जाता है। इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी बोलते हैं। बात करते हैं देवराज शिखा की। तो इन्हें इंडियन मेट्रोलॉजी बोलते हैं। इंडियन और बात कर लेते हैं डीएन वालिया को। तो इन्हें फादर ऑफ मेट्रोलॉजी बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबके नाम के पीछे कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजी जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। जो डीएन वालिया हैं इनको फादर ऑफ मेट्रोलॉजी बोला जाता है, और जो देवराज शिखा हैं इनको इंडियन मेट्रोलॉजी बोला जाता है। और बात कर लेते हैं यल रामदास को। तो इन्हें इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी बोला जाता है। और यहाँ पे बात हो रही है कि कृषि जलवायु के जनक कौन है, तो वो कोपेन को बोला जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। प्याज में लाल रंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंथोसाइनिन के कारण, सेकंड ऑप्शन है कुरकुमिन के कारण,
थर्ड ऑप्शन है कैरोटीन के कारण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। जो कैरोटीन होता है ये गाजर में नारंगी कलर प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं कुरकुमिन की, तो जो हल्दी का पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के कारण आता है। अगर बात करते हैं प्याज में लाल रंग की, तो प्याज में जो लाल रंग होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का कितना प्रतिशत रोजगार कृषि से मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है 48.9%, सेकेंड ऑप्शन है 60%, थर्ड ऑप्शन है 58.2%, फोर्थ ऑप्शन है 62%। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत रोजगार कृषि से मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी यहाँ पे मतलब जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो मतलब इंजीनियरिंग को हो, मेडिकल को हो, या फिर अन्य कोई सेक्टर हो, तो उन सब का मिला के मतलब यहाँ पे जो भारत में कृषि का रोजगार है वो लगभग 48.9% कृषि से ही मिलता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दालों का राजा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मूंग, सेकंड ऑप्शन है राजमा, थर्ड ऑप्शन है चना, फोर्थ ऑप्शन है अरहर। तो यहाँ पे जो दालों का राजा होता है वो चना होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली दाल होती है वो चने की दाल होती है, इसलिए इसको दालों का राजा भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बरखा किसकी किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है मूंग की, सेकंड ऑप्शन है चना की, थर्ड ऑप्शन है उड़द की, फोर्थ ऑप्शन है अरहर की। तो यहाँ पे जो बरखा है वो उड़द की किस्म होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अरहर की प्रथम संकर किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है ICPL 81, सेकेंड ऑप्शन है ICPL 88039, थर्ड ऑप्शन है PPH4, फोर्थ ऑप्शन है ICPH 8। तो जो अरहर की मतलब प्रथम संकर किस्म है वो ICPH 8 है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। और ये किस्म जो है डेवलप की गई थी एक्ट्रीसेट हैदराबाद से, ये किस्म डेवलप की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। वर्ष सन 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला? फर्स्ट ऑप्शन है शकुंतला करके सिंह को, सेकंड ऑप्शन है सीमान गुर्ड को, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर रतनलाल को, फोर्थ ऑप्शन है GS खुश को। तो जो सन 2020 का मतलब विश्व खाद्य पुरस्कार मिला वो डॉक्टर रतनलाल को मिला, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। वो बात कर लेते हैं सन 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला वो शकुंतला हरके सिंह को मिला। इनको सन 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। और बात कर लेते हैं सीमान गुड्स की, तो इनको सन 2019 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं GS खुश की, तो इनको सुपर राइस के पिता भी बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ग्लाइसिन मैक्स का उत्पत्ति स्थान है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन है मैक्सिको, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है अफ्रीका। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ग्लाइसिन मैक्स जो होता है ये सोयाबीन का
साइंटिफिक नेम होता है। तो जो इसका मतलब उत्पत्ति स्थान है वो इसमें से चीन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बात कर लेते हैं ब्राज़ील की। तो जो ब्राज़ील का मतलब ब्राज़ील की तो मूंगफली जो है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील है। बात करते हैं मैक्सिको की। तो जो सूरजमुखी फूल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो मैक्सिको है। बात कर लेते हैं अफ्रीका की। तो जो तिल का उत्पत्ति स्थान है वो अफ्रीका है। तो यहाँ पे बात की जा रही ग्लाइसिन मैक्स का उत्पत्ति स्थान की, तो यानी सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान जो है वो चाइना, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। तिल में फाइलोडी रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कवक द्वारा, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, थर्ड ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तिल में फाइलोडी रोग होता है वो माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बात कर लेते हैं और अन्य ऑप्शंस की। तो कवक द्वारा जो मतलब रोग होते हैं उनमें से एक रोग होता है रोली रोग, और दूसरा होता है झुलसा रोग, और मूंगफली का टिक्का रोग भी कवक के कारण होता है। और बात कर लेते हैं जीवाणु की। तो जीवाणुओं के द्वारा जो होता है वो सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर और बैक्टीरियल लेट ब्लाइट जो मतलब डिजीज आलू में होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और बात की जा रही है यहाँ पे तिल में फाइलोडी रोग की। तो जो तिल में फाइलोडी रोग होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और माइकोप्लाज्मा के कारण अन्य भी रोग होते हैं, जिसमें कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल यानी बैगन की जो मतलब पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, ये भी माइकोप्लाज्मा के कारण होती हैं। माइकोप्लाज्मा को हम लोग एक प्रकार से फाइटोप्लाज्मा भी बोल देते हैं, क्योंकि ये पादप के अंदर मतलब ज़्यादातर पाए जाने वाले रोगों में से एक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से एक वर्षीय फसल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मक्का, सेकंड ऑप्शन है बाजरा, थर्ड ऑप्शन है गन्ना, फोर्थ ऑप्शन है सरसों। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे बात की जा रही कि एक वर्षीय फसल नहीं है, यानी कौन सी ऐसी फसल है जो एक वर्षीय नहीं है, यानी एक वर्ष में मतलब वो अपना लाइफ काल नहीं पूरा कर पाता। तो यहाँ पे एक वर्ष का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे साल, यानी एक फसल को आज लगा दिया जाए तो फिर अगले ही डेट में मतलब उस फसल को काटा जाए, तो उसको यहाँ पे उसका यहाँ से कोई तात्पर्य नहीं। यहाँ का जो वर्ष होता है कि वो एक सीजन होता है। कृषि में 3 जलवायु होते हैं, एक होता है खरीफ की जलवायु, दूसरी होती है रबी की जलवायु, तीसरी होती है जायद की जलवायु। तो यानी जिस फसल को हम लोग अगर खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल को खरीफ में ही लगाएं और खरीफ में ही काट लें, तो वो एक वर्ष होता है। अगर रबी की फसल को रबी में लगाएं और रबी में ही काट लें तो वो एक वर्ष होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मक्के की कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे वो खरीफ सीजन की हो या रबी सीजन की हो, तो उसको मतलब हम लोग उसी वर्ष के अंदर उसका मतलब कटाई कर लेते हैं। बाजरा की भी यही प्रोसेस होती है कि जिस वर्ष उसको लगाया जाता है उसी वर्ष में काट लिया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि गन्ना जो होता है ये लगभग पूरा मतलब क्या नाम है, एक वर्षीय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सीजन में ये फसल कटती ही नहीं।
हम लोग इसको अगर मार्च में या फरवरी के आसपास में जब गन्ने को लगाते हैं तो देखते हैं कि फिर नेक्स्ट जो मतलब होता है लगभग उसको हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास में उसकी कटाई करते हैं। तो यानी इसमें जो होते हैं वो तीनों वर्ष के आसपास में चले जाते हैं। तो इसलिए जो मतलब इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी गन्ना जो है वो एक वर्षीय फसल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जीरा का कुल है, फर्स्ट ऑप्शन है पोएसी, सेकंड ऑप्शन है क्रूसीफेरी, थर्ड ऑप्शन है फैबिएसी, फोर्थ ऑप्शन है एपीएसी। तो जीरा का जो कुल है उसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी जीरे का जो कुल है वो एपीएसी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। राजेंद्र क्रांति किस्म है, यानी राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है जीरा, सेकंड ऑप्शन है धनिया, थर्ड ऑप्शन है मेथी, फोर्थ ऑप्शन है सौंफ। तो जो राजेंद्र क्रांति है वो मेथी की एक किस्म है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल है, फर्स्ट ऑप्शन है सोयाबीन, सेकंड ऑप्शन है मक्का, थर्ड ऑप्शन है कपास, फोर्थ ऑप्शन है तंबाकू। तो यहाँ पे बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल है वो तंबाकू है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो जो सोयाबीन है ये विश्व में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल है। अब बात करते हैं मक्का की। तो जो मक्का है ये विश्व में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे लगाई जाने वाली फसल होती है। और बात कर लेते हैं कपास की। तो जो कपास है ये विश्व में लगाई जाने वाली सबसे ज़्यादा विश्व में लगाई जाने वाली तीसरे नंबर की ट्रांसजेनिक क्रॉप है। तो यहाँ पे बात हो रही कि पहली ट्रांसजेनिक फसल की, तो पहला जो ट्रांसजेनिक फसल था वो तंबाकू था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मटर में मार्स रोग का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज की अधिकता, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम की कमी, थर्ड ऑप्शन है जिंक की कमी, फोर्थ ऑप्शन है मोलिब्डेनम की कमी। तो बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं चारों ऑप्शंस को कि पहला तो है कि मैग्नीशियम की जो कम अधिकता होती है इसके कारण से तो मटर में मार्स रोग होता नहीं। बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की कमी की। तो मैग्नीशियम की जब कमी मटर में होती है तो इसमें मार्स रोग हो जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। देख लेते हैं अन्य ऑप्शंस को भी। और जिंक की कमी मतलब किस में होती है? तो जिंक की कमी के कारण जो होता है ये वाइट बीपटेल हो जाता है, किस में होता है? ये मक्के में होता है। दूसरा जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है, ये धान में होता है। वो बात कर लेते हैं सॉरी यहाँ पे जिंक की कमी जो होती है ये वाइट बटा मेज, यानी मेज में एक वाइट बज नाम का डिजीज होता है, वो जिंक की कमी से होता है। और दूसरा जो होता है राइस में, यानी खैरा डिजीज जो होता है वो भी जिंक की कमी के कारण होता है। बात कर लेते हैं मोलिब्डेनम की। तो मोलिब्डेनम की कमी मतलब जो होता है पत्ते गोभी में व्हीप की मतलब जो व्हीप टेल डिजीज होता है पत्ते गोभी में, वो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? तो यह मैग्नीशियम की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण के लिए उपयोगी तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन है सल्फर। तो जो दलहनी फसलें होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, यानी प्रोटीन की अगर बात की जाए तो दलहनी फसलों या लेग्यूम फसलों में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो प्रोटीन की मात्रा होती है एक किस तत्व के कारण मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है या होती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। तो दलहनी फसलों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो कैल्शियम के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर बात कर लेते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस के कारण जो होते हैं वो जड़ों का निर्माण होता है। जब पौधे में फास्फोरस की मात्रा ठीक होती है तो उससे मतलब पौधों के जड़ों में, पौधे में जो जड़ होते हैं उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है। अगर बात कर लेते हैं सल्फर की तो जो तिलहनी फसलों के अंदर तेल की मात्रा होती है इसको बढ़ाने के लिए हम सल्फर का उपयोग करते हैं। यानी सरसों की मतलब अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें अगर तेल की मात्रा हम लोग को बढ़ानी होती है तो हम लोग सल्फर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण के लिए उपयोगी तत्व कौन है, तो वो कैल्शियम है, इसलिए उसका जो राइट आंसर हो वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में कार्बनिक उर्वरक है। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है डीएपी, थर्ड ऑप्शन है एसएसपी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बनिक उर्वरक है वो यूरिया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और बात कर लेते हैं थोड़ा डीएपी की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डीएपी का डाई अमोनियम फास्फेट होता है। अगर बात कर लेते हैं एसएसपी की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सिंगल सुपर फास्फेट होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। उर्वरकों का उपयोग प्रारंभ हुआ, यानी उर्वरकों का उपयोग सबसे पहले कब हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1700 में, सेकंड ऑप्शन है 1599 में, थर्ड ऑप्शन है 1794 में, फोर्थ ऑप्शन है 1800 में। तो जो उर्वरकों का सबसे पहले उपयोग किया गया था वो 1800 में किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। पहला ग्रीन हाउस बनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1700 में, सेकंड ऑप्शन है 1599 में, थर्ड ऑप्शन है 1794 में, फोर्थ ऑप्शन है 1800 में। तो जो सबसे पहला ग्रीन हाउस बनाया गया था वो 1599 में बनाया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।